नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल शीर्षक हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण भाग 1 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है गद्य शिक्षण के उद्देश्य एवं अंग। इसके पूर्व हम लोगों ने गद्य शिक्षण पर बात की है और विधाओं पर बात की हुई है। अब ये व्याख्यान गद्य शिक्षण के कौन-कौन से उद्देश्य हैं और गद्य शिक्षण के अंग क्या हैं, इस पर आधारित है। तो इस व्याख्यान के पश्चात जो विद्यार्थी सीख पाएंगे वो उद्देश्यों से परिचित होंगे और उद्देश्यों को बता पाएंगे। साथ ही साथ गद्य शिक्षण के जो विभिन्न अंग हैं उनको भी समझ पाएंगे और उसके बारे में अपने बातों को या उनको समझ करके भी बताने का वो प्रयास कर पाएंगे। गद्य शिक्षण के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है भाषा की शुद्धता से परिचय। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा के रूप में हिंदी से परिचित कराना और उन्हें शुद्ध उच्चारण हेतु प्रेरित करना, ताकि वे भाषा के शास्त्रीय अर्थात व्याकरणिक और व्यावहारिक पक्ष को अच्छी तरह समझ सकें। पहला उद्देश्य है कि जो भाषा की शुद्धता है उससे हमें गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को परिचित कराना है कि शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, शुद्ध उच्चारण करने के लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं, उसके लिए भाषा विज्ञान को समझना किस प्रकार से आवश्यक है, उच्चारण स्थानों को समझना आवश्यक है। तो इन सब की जानकारी जो है वो गद्य शिक्षण के माध्यम से की जा सकती है। भाषा के शास्त्रीय और व्याकरणिक पक्षों को भी वो इसी प्रकार से समझेंगे। वाचन कला का विकास करना, विद्यार्थियों की वाचन कला को निखारना ताकि वे स्पष्ट व सशक्त रूप से मौखिक और मौन दोनों प्रकार के वाचन में दक्ष हो सकें। दूसरा उद्देश्य है कि वाचन कला का विकास करना, जब वो व्याकरणिक संरचना को, ध्वनि की, शब्द की, वाक्यों की समझ जाएंगे, शब्दों के उच्चारण स्थान से वो परिचित हो पाएंगे, तो उनके अंदर वाचन करना या पठन करने की कला स्वयं से विकसित हो पाएगी और वे उसमें अपने को सहज भी अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य है कि जब हम गद्य शिक्षण करते हैं तो विद्यार्थियों की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसका मौखिक और मौन पठन दोनों करवाने का प्रयास किया जाता है, उसका भी अभ्यास भी करवाया जाता है, जिससे विद्यार्थी जो है वो वाचन में, पठन में दक्ष हो सकें। गंभीर अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करना, विद्यार्थियों में पाठ के गहन अध्ययन की आदत विकसित करना ताकि पाठ को समझने और आत्मसात करने में विद्यार्थी रुचि लें। मतलब अगर गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि उनको विशिष्ट पाठ पढ़ने को कहा जाता है और गहन अध्ययन की आदत विकसित होती है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्नों की बात आती है और ये भी कहा जा सकता है कि जब वो संबंधित गद्य को पढ़ लेंगे तो तत्पश्चात उनसे उन बिंदुओं पर जो उसमें प्रमुख थे या किसी भी बिंदु पर उनसे प्रतिक्रिया ली जा सकती है। तो इस प्रकार से वो गहन अध्ययन की ओर प्रेरित होते हैं और गहन अध्ययन की आदत उनमें विकसित होती है, जिससे कि वे जो भी पाठ को उन्होंने पढ़ा उसको समझते हैं और आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। चिंतनशीलता का विकास, गद्य पाठों के माध्यम से विद्यार्थियों की सोचने समझने की क्षमता और तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। चिंतनशील प्रवृत्ति को अगर विकसित करना है तो हमें विद्यार्थियों में गद्य शिक्षण के लिए उनको प्रेरित करना है। तो एक उद्देश्य ये भी है कि गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में चिंतनशीलता का विकास होता है। भाषा और साहित्य के मूल्यों की पहचान, भाषा और साहित्य में निहित सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समझने में विद्यार्थियों की मदद करना। ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रेरित करना कि जो गद्य साहित्य है या भाषा और साहित्य है उसमें जो भी सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्य निहित हैं उनको हम समझ पाएं, समझने के लिए आवश्यक चिंतन कर पाएं। तो इस तरह से मूल्यों की पहचान कराने के लिए भी गद्य शिक्षण उपयोगी होता है और एक इसका ये उद्देश्य होता है। समझने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, विद्यार्थियों में विचारों
को स्पष्ट रूप से समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। जो भी गद्य पाठ उन्होंने पढ़ा है उसको उन्होंने किस प्रकार से समझा है, और जो समझा है उसी प्रकार से वो उसको अभिव्यक्त करते हैं या करने में अपने को सक्षम पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य है कि वो इस प्रकार से शुद्ध रूप से पढ़ें, पढ़ करके भाव ग्रहण करें। जैसे कि जो पठन कौशल है वो यहाँ पर काम कर रहा है कि भाव ग्रहण कर रहे हैं और तत्पश्चात उस पर अपनी अभिव्यक्ति दे रहे। तो इसमें उनको योग्य बनाना भी गद्य शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। भावनात्मक और सामाजिक संवेदना का विकास करना। गद्य पाठों द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय भावनाओं, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। गद्य पाठों द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय जो भावनाएं हैं, सहानुभूति है और सामाजिक उत्तरदायित्व उसकी भावना का विकास किया जाता है। व्याकरणिक चेतना का विस्तार करना। गद्य के माध्यम से छात्रों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराना और उन्हें भाषा की संरचना के प्रति सजग करना। जो व्याकरणिक नियम हैं, व्याकरण के जो तत्व हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक नियम होते हैं और वाक्य संरचना के जो नियम हैं, ध्वनि के जो नियम हैं, ध्वनि के उच्चारण स्थानों की हम बात करते हैं तो इन सब से, या अलंकार, रस, छंद के क्या नियम हैं, इन सब के नियमों से उनको परिचित कराना और उन्हें भाषा की इस प्रति जो एक सजगता होनी चाहिए उनमें विकसित करना। गद्य शिक्षण के अंग। गद्य शिक्षण के 3 प्रमुख अंग हैं: वाचन, व्याख्या, विचार विश्लेषण। वाचन के अंतर्गत अगर हम बात देखें तो सस्वर वाचन और मौन वाचन आते हैं। व्याख्या के अंतर्गत उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि आती है और विचार विश्लेषण के अंतर्गत अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली आती। तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण के 3 प्रमुख अंग हैं: वाचन, व्याख्या, विचार विश्लेषण। और वाचन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। व्याख्या को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि। और विचार विश्लेषण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली और विश्लेषण प्रणाली। तो पहला वाचन की बात करते हैं। वाचन का तात्पर्य है पाठ को उच्चारण एवं अर्थ सहित पढ़ना। जब हम पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और जो पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को भी हम ग्रहण करते हैं तो वो पढ़ना जो है वो वाचन कहलाता है, जिसमें विराम चिन्हों, स्वर, उच्चारण तथा उतार चढ़ाव का समुचित ध्यान रखा जाता है। ये भाषा के 4 मूल कौशलों में से एक है, जो न केवल शुद्ध भाषिक अभिव्यक्ति में सहायक है बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और प्रभावी संप्रेषण की क्षमता को भी सशक्त करता है। एक प्रभावशाली वाचन न केवल पाठ की अर्थवत्ता को स्पष्ट करता है बल्कि श्रोताओं के मन में विषय की गहरी समझ और रुचि भी उत्पन्न करता है। वाचन को भाषा शिक्षण में मुख्यतः 2 रूपों में अभ्यास में लाया जाता है। जब हम वाचन की बात करते हैं तो ये बहुत ही 4 जो कौशल है उनमें से एक प्रमुख कौशल है, और जहाँ पर हम उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और अर्थ को समझने के साथ पढ़ते हैं, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखा जाता है, स्वर, उच्चारण, उतार चढ़ाव का समुचित ध्यान रखा जाता है, तो वो वाचन कहलाता है। और इसका भाषा शिक्षण में इसके 2 रूपों में इसका अभ्यास किया जाता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का उच्चारण करते हुए पाठ पढ़ा जाता है। मतलब जब पाठ को पढ़ा जा रहा है तो शब्दों का उच्चारण हो रहा है। इसका उद्देश्य उच्चारण, लयात्मकता, विराम चिन्हों की समझ और स्पष्ट ध्वनि के अभ्यास को बढ़ावा देना होता है। अर्थात स्वर के साथ पठन करना ही हमारा सस्वर वाचन कहलाता है। इसमें हम विराम चिन्हों को भी ध्यान में देखते हैं, स्पष्ट ध्वनि के अभ्यास को बढ़ावा दिया जाता है। और सस्वर वाचन की 2 प्रमुख विधियां होती हैं। आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा किया गया वाचन जिसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाता है। अनुकरण वाचन, जिस प्रकार से शिक्षक ने वाचन किया है
जिस तरह के आरोह अवरोह के साथ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए, तो जब उसी का अनुगमन विद्यार्थी करते हैं तो वो आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के वाचन की अनुकरणात्मक पुनरावृत्ति, जिसमें वे लय, उच्चारण और विराम की शैली को अपनाते हैं। इस दौरान यदि कोई छात्र त्रुटि करता है तो शिक्षक उसे तत्काल संशोधित करता है। वो आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन का अभ्यास विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में अत्यंत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इस स्तर पर भाषा की नींव मजबूत की जाती है। यदि प्रारंभ से ही शुद्ध वाचन पर बल दिया जाए तो विद्यार्थियों की भाषा दक्षता अधिक सशक्त बन सकती है। वाचन के प्रकार, दूसरा, पहला सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। मौन वाचन में पाठ को बिना ध्वनि किए मन में पढ़ा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पाठ्य विषय वस्तु को आत्मसात करना, केंद्रीय विचारों को समझना या ग्रहण करना और बौद्धिक रूप से संलग्न होना। इसका शैक्षिक महत्व है कि प्राथमिक स्तर पर, इस स्तर पर अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो इस स्तर पर मौन वाचन अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चों में एकाग्रता की कमी देखी जाती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक एकाग्र होते हैं और पाठ के गूढ़ अर्थ को समझने में सक्षम भी होते हैं। अर्थात जो मौन वाचन है वो उच्च माध्यमिक या उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। ये स्वतंत्र अध्ययन, गहन पठन एवं निजी बौद्धिक अनुशीलन की ओर प्रेरित करता है। गद्य शिक्षण का दूसरा अंग व्याख्या जो है, जब विद्यार्थी किसी गद्य या पद की पंक्तियों में प्रयुक्त कठिन शब्द, जो गद्य है या पद है उसमें जो कठिन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं, लोकोक्तियां, सुक्तियां या समास युक्त पदावली को जो प्रयोग किया गया उसको समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं, तब मतलब जब भी जो गद्य पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ते समय जो समास प्रयोग किया गया है, मुहावरे प्रयोग किए गए हैं, युक्तियां प्रयोग करी गई हैं, सुक्तियां प्रयोग की गई हैं, उसको समझने में जब विद्यार्थी अपने को असहज अनुभव करते हैं, उनको कठिनाई अनुभव होती है, तब शिक्षक द्वारा जो उसके संदर्भ में व्याख्या की जाती है यह आवश्यक शिक्षण उपकरण भी बन जाता है। तो इस प्रकार से जब शिक्षक उसकी बारे में विस्तार से बताता है तो वो व्याख्या के अंतर्गत आता है। अर्थात इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को जटिल विषय वस्तु को सरलतम रूप में समझाना। मुख्य तात्पर्य है कि व्याख्या करना, विद्यार्थी जो लिखा हुआ है उसकी जटिलता से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, व्याख्या के माध्यम से शिक्षक उसको बहुत ही सरल तरीके से समझा देता है। व्याख्या करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? विषय वस्तु को सरल, सुबोध और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। शब्दों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचना चाहिए ताकि विषय नीरस ना हो। यदि संभव हो तो उदाहरणों, चित्रों या श्रव्य दृश्य माध्यमों का प्रयोग करके व्याख्या को अधिक प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि व्याख्या के दौरान समय समय पर बोधात्मक प्रश्न पूछे। इससे विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बनी रहती है और कक्षा अधिक रोचक और उत्साही बनती है। अब व्याख्यान करने की जो प्रमुख विधियां हैं, जब हम किसी जो तथ्य है, जो विचार है, जो समास युक्त शब्द हैं या जो मुहावरे हैं उनको समझाते हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं व्याख्या करने के लिए? तो पहली है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक सीधे उत्तर या जानकारी देने के बजाय विद्यार्थियों को प्रश्नों, उदाहरणों, चित्रों, कहानियों या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से प्रेरित करता है, ताकि वे स्वयं विषय का अर्थ ग्रहण करें या निष्कर्ष निकाल सकें। यह विधि विद्यार्थियों को सोचने, विश्लेषण करने और स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसमें शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक का होता है, न कि एकमात्र वक्ता का। यह विधि संरचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें छात्र ज्ञान का स्वयं निर्माण भी
करते हैं। अर्थात उद्बोधन विधि में जो चित्रों का प्रयोग हो रहा है, उदाहरण हैं, कहानियां हैं, इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विधि के जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में रुचि जागृत होती है, वे स्वावलंबी ढंग से अर्थ ग्रहण करना सीखते हैं, विद्यार्थी आत्मविश्वास और विषय में संलग्नता बढ़ती है विद्यार्थियों की। इस विधि की सफलता शिक्षक की प्रस्तुति शैली एवं सामग्री के चयन पर भी निर्भर करती है। व्याख्या विधि की और अन्य विधियां, कथन विधि। कथन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी पाठ, शब्द या विचार या भाव को प्रेरक कथनों, लोकोक्तियों, सुक्तियों, प्रसंगों या अनुभवजन्य उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात यह वह विधि है जिसमें जो पाठ दिया गया है, उस पाठ को, शब्द या विचार, जो भाव है, उसको प्रेरक कथनों के द्वारा, मतलब उससे संबंधित जो कथन है, ऐसे कथन जो कि प्रेरणादायक कथन है, उनका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों, सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है, या उससे संबंधित अन्य जो अनुभवजन्य, जिनका अनुभव शिक्षक को हुआ है, उन उदाहरणों का वो प्रयोग करके विद्यार्थियों को सरलता से समझाने का कार्य करता है। यह विधि तब विशेष रूप से प्रभावी होती है जब, मतलब कथन विधि तब ज्यादा प्रभावी होती जबकि पाठ कठिन हो या जटिल हो, विद्यार्थी विषय को समझने में कठिनाई अनुभव करें, जो विषय है उसको वो समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, वो स्वयं से नहीं समझ पा रहे हैं। फिर तीसरा, कि जब शिक्षण को हमें सरस और प्रभावशाली अत्यधिक बनाना हो, तब हम कथन विधि का प्रयोग करते हैं। ये विधि शिक्षण को केवल सूचना तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे जीवंत भी बना देती। मतलब सूचना को केवल संप्रेषित नहीं करना, बल्कि जो भी विचार, पाठ, शब्द के संबंध में बात हो रही है, उसको वो जीवंत भी बना देती है। उदाहरण के लिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। इस कथन के माध्यम से निरंतर अभ्यास का महत्व समझाया जा सकता है। तो ये कथन है और इससे स्पष्ट होता है कि जब हम बूंद थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे, तो वो प्रयास, थोड़ा थोड़ा प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है, सफलता की सीढ़ी बनता जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अन्य विधियां, स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि गत शिक्षण की एक अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक पद्धति है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठ की भाषा, भाव और विचारों के लिए सरल एवं बोधगम्य होता है। इस विधि में शिक्षक पाठ को पढ़ते हुए साथ साथ उसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं विचारों को सरल शब्दों में स्पष्ट करता है, ताकि विद्यार्थी न केवल शब्दों का अर्थ समझे बल्कि लेखक की भावनाओं, उद्देश्य और शैली को भी आत्मसात कर सके। स्पष्टीकरण विधि की विशेषता यह है कि इसमें पाठ के अर्थ और भावार्थ को क्रमबद्ध रूप में उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। शिक्षक कठिन शब्दों के पर्यायवाची, विलोम, संधि विच्छेद या मुहावरों का प्रयोग कर उन्हें स्पष्ट करता है और जहां आवश्यकता हो वहां विद्यार्थियों से संबंधित छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा जटिल विचारों को सहज रूप में प्रस्तुत भी करता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यदि पाठ में 9, 2, 11 होना जैसे मुहावरों का प्रयोग हो रहा है, तो शिक्षक इसे भाग जाना जैसे सरल शब्दों से जोड़कर समझा सकते हैं और विद्यार्थी के जीवन स्थितियों से जोड़कर उसे और भी अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। अर्थात स्पष्टीकरण विधि वह विधि हो गई जो कि बहुत ही उपयोगी और व्यवहारिक होती है, जिसमें पाठ की भाषा और शैली, विचार, भाव को एक सरल और बोधगम्य बनाया जाता है। मुहावरों, लोकोक्ति, विचारों को सरल शब्दों में स्पष्ट किया जाता है और जिससे कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के मुहावरों को बहुत सरल तरीके से स्पष्ट करता है और अपने जो पाठ है, शीर्षक है, उसको प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण गद्य शिक्षण की एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों को पाठ के सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाकर प्रत्येक पंक्ति, वाक्य और विचार के गहरे विश्लेषण का अवसर प्रदान करती है। ये विधि प्रायः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जहां विद्यार्थियों में चिंतन,
विश्लेषण और बौद्धिक गहराई की क्षमता विकसित हो चुकी होती है। अर्थात विश्लेषण करना, जो भी पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रस्तुत है, कोई कहानी है, विचार हैं, तो उसको छोटे-छोटे रूप में देख करके उसको विश्लेषित करना। प्रत्येक पंक्ति जो एक अनुच्छेद है, उसकी प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक वाक्य को अलग से समझना और उस पर विचार देना, उस पर गहरा विश्लेषण करना। तो ये विधि उससे संबंधित हो जाती है। इस विधि में सामान्य व्याख्या से आगे बढ़ करके पाठ के जो प्रत्येक अंश हैं, मतलब शब्द, वाक्यांश, विचारों और भाषा शैली का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रश्नोत्तर पद्धति का सहारा लेते हुए विद्यार्थियों को सोचने, तर्क करने और पाठ के मर्म तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण स्वरूप, किसी पाठ में प्रयुक्त उपमा, प्रतीक या व्यंग को केवल समझाने की बजाय यह पूछा जाता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। जहाँ क्यों की बात आती है तो विचारों को स्पष्ट करना, उसको विश्लेषित करना आ जाता है। ये विचार आज के संदर्भ में कैसे लागू होता है, यदि आप लेखक होते तो क्या ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाते। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों को जो है वो विचार तेजक, मतलब विचारों को तेजित करते हैं और उनकी सोच को बदलने का कार्य करते हैं, सोच को नई दिशा देते हैं। इस प्रकार से जो ये विधि है, इसका उद्देश्य केवल पाठ का अर्थ समझाना नहीं है, बल्कि जो पाठ के भीतर छिपे भाव हैं, संदर्भ है, आलोचना है और जो मूल्य हैं, उनको उजागर करना भी है। ये विधि विद्यार्थियों में आत्मचिंतन, आलोचनात्मक दृष्टि और मौलिक विचार निर्माण की क्षमता का विकास करती है। निष्कर्ष: गद्य शिक्षण भाषा शिक्षण की एक अत्यंत आवश्यक एवं सशक्त प्रक्रिया है, जो विद्यार्थियों को न केवल भाषिक दक्षता प्रदान करती है, बल्कि उनमें तार्किकता, भावबोध, संप्रेषण कौशल और समाज बोध भी विकसित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन कौशल, अर्थ ग्रहण क्षमता, साहित्यिक अभिरुचि और मूल्यबोध का विकास करना है। गद्य शिक्षण के 3 मुख्य अंग हैं: वाचन, व्याख्या एवं विचार विश्लेषण। इन अंगों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि आदि। इन सभी विधियों को पाठ की प्रकृति और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार चयनित किया जाता है, जिससे गद्य शिक्षण अधिक प्रभावशाली बन सके। अतः गद्य शिक्षण केवल एक शैक्षणिक अनुष्ठान न होकर एक समग्र बौद्धिक और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है, जिसकी प्रभावशीलता शिक्षक की दृष्टि, विधि चयन और प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है। इस प्रकार से यह व्याख्यान गद्य शिक्षण के उद्देश्य और उसके अंग से संबंधित था कि वो जो अंग हैं वो किस प्रकार से आवश्यक हैं और उनको समझना विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। धन्यवाद।